मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट हो गया था विद्युत परिपथ, जिसमें कल अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़े थे, किरचॉफ के नियम। दो नियम होते हैं इसके। एक था धारा का नियम, जिसको अपन संधि का नियम भी कहते हैं और प्रथम नियम भी कहते हैं। दूसरा था किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको अपन कहते हैं लूप का नियम भी कहते हैं और वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। धारा का जो नियम था वो क्या था कि किसी परिपथ के संधि बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के तुल्य, या फिर कह सकते हो संधि बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम था वोल्टा का नियम। वो ये कह रहे थे कि कोई बंद परिपथ है, मीन्स लूप है, उसमें जो प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर लूप में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। ठीक है, ये दो अपन ने पढ़े थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, जिनको आपको याद करना है और उसी का आगे अपने यूज भी करेंगे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था कि चार प्रतिरोधों से एक विशेष प्रकार की युक्ति बनाई थी, जिससे अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके संतुलन की स्थिति भी अगर आपको याद है तो वो थी कि जो आनुपातिक भुजाएं हैं उनका प्रतिरोध का अनुपात समान होता है। ये भी अपन ने कल पढ़ लिया था। प्रतिरोध थे पी क्यू आर एस, तो पी अपॉन क्यू बराबर आर एस अपॉन एस। अब वही संतुलन की स्थिति अपन किरचॉफ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति। तो इसके लिए अपन क्या करें, वह वैसे ही अपन एक व्हीटस्टोन सेतु बनाए। तो मैं एक बार आपके पास व्हीटस्टोन सेतु बना देता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक व्हीटस्टोन सेतु बना दिया है। चार प्रतिरोध थे, उनको अपने जोड़कर एक सेतु बनाया है और ए व सी के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी, बी व डी के मध्य एक धारा मापी और एक अन्य कुंजी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कुंजी K1 को अपन ऑन करते हैं तो इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें I मान की धारा प्रवाहित होती है। अब जैसे ये धारा यहाँ पर पहुंचेगी तो समांतर क्रम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, धारा का विभाजन। और धारा का विभाजन होगा तो मैंने मान लिया कि इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है I1 और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा है I2। ठीक है, अब यहां पुनः जब धारा I1 पहुंची, यहां पे धारा I2 पहुंची। ठीक है, तो अपन एक स्थिति लेकर चल रहे हैं कि जब बिंदु B पर विभव बिंदु D की तुलना में ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या होगा, कल पढ़ा था अपन ने, उस स्थिति में इस बिंदु पर धारा का विभाजन होगा। तो इस भाग में से भी धारा प्रवाहित होगी। तो मैंने मान लिया कि इसमें से प्रवाहित धारा कितनी, Ig, धारा मापी में से प्रवाहित धारा कितनी, Ig। तो यहां पर धारा कितनी बच गई, यहां पर धारा बच गई, टोटल आई थी I1, उसमें से धारा Ig इधर चली गई तो यहां धारा बचेगी I1 माइनस Ig। यहां पे धारा कितनी, देखो यहां से Ig इसमें से प्रवाहित होती हुई आ रही है। जब I2 को अपन ने K2 को अपन ने ऑन किया, इधर से I2 धारा आ रही थी, तो I2 तो यहां से आई, Ig धारा मापी से प्रवाहित होकर आ रही है, तो यहाँ टोटल धारा हो जाएगी I2 प्लस Ig। I2 प्लस क्या हो जाएगा, Ig। और ये धारा यहाँ पर जाकर पुनः है I1 प्लस I2 में मिलेगी और ये I1 में। क्लियर है, तो अपने माना कि जो धारा मापी है उस धारा मापी में से प्रवाहित धारा है Ig और धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो मैंने मानना है Rg। तो यहाँ पर देखो दो लूप बन गए। किरचॉफ के नियम का अगर यूज करेंगे तो लूप नियम का करेंगे, दो लूप बन गए A B D A और दूसरा लूप बन गया B C D B। दो लूप बन गए तो दोनों नियमों में अपने नियम लगाते हैं। तो फर्स्ट अपन लेके चलते हैं लूप A B D A में वोल्टता नियम से, या कह दो किरचॉफ के दूसरे नियम से। वोल्टता नियम से क्या कहेगा, वो ये कहेगा इसमें जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर इस लूप में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होगा। तो पहली बात तो यहाँ सेल जुड़ा नहीं है A B D A में, तो वो तो जीरो होगा। अब इसके सिरों पर विभवांतर, साथ ही चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखेंगे। अपने बताया था कि चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से होगी कि जैसे अपने धारा की दिशा में जा रहे हैं
तो उस स्थिति में उसके प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धनात्मक और धारा के विपरीत जा रहे हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ए बी में चल रहे हैं अपन, तो ए बी में वोल्टा V बराबर आई आर से हो जाएगी I1 इंटू पी, पॉजिटिव होगा क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। फिर देखो बी से डी में धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इधर ही जा रही है तो ये भी पॉजिटिव, और धारा तो आपके पास में है IG और उसका प्रतिरोध कितना है RG। ठीक है, फिर चल रहे हैं अपन डी से ए की तरफ, लेकिन देखो डी से ए की तरफ जा तो अपन इधर रहे हैं, धारा इधर आ रही है, विपरीत दिशा तो चिन्ह कैसा माइनस, और धारा कितनी I2 और प्रतिरोध कितना R, और बराबर इसमें जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल, इसमें सेल है ही नहीं तो विद्युत वाहक बल कितना 0। ये समीकरण 1 क्लियर है, समझ में आ रहा है। दूसरा लूप है अपने पास में BCDA, लूप है BCDB। इस लूप में BCDB, इसमें भी अपन पुनः वोल्टा नियम लगाएंगे, तो सेम वैसे ही करना है। तो देखो अपन पहले गए B से C में, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा नीचे की तरफ है, अब हम भी ऐसे ही जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो उस स्थिति में धारा तो है अपने पास में I1 माइनस IG और प्रतिरोध है Q। ठीक है, फिर C से D में चल रहे हैं, तो C से D में चलेंगे तो अपने पास देखो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, और माइनस होगा तो धारा हो जाएगी I2 प्लस IG और प्रतिरोध क्या हो जाएगा S हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखो कहाँ चल रहे हैं, D से B की ओर। किधर चल रहे हैं, D से B की ओर, धारा के पुनः विपरीत दिशा में है तो माइनस IG और RG इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अपने को पता है कल पढ़ा था कि जब संतुलन की अवस्था होती है, क्योंकि अपन संतुलन की स्थिति निकाल रहे हैं, तो अपने को पता है संतुलन अवस्था में क्या होगा, संतुलन अवस्था में इन दोनों का विभवांतर बराबर होने से इस भुजा में से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य होती है। तो इस भुजा में से प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है, IG, जो क्या होगी शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। तो ये समीकरण 1 व 2 में IG शून्य रखने पर क्या बनता है, देखो समीकरण 1 बचेगी I1P, ये 0 हो गई, माइनस I2R और बराबर 0। तो यहां से बनेगा I1P और इज इक्वल्स टू I2R। ओके, समीकरण नंबर 3। और दूसरा अपने पास में समीकरण बनेगी, तो ये IG 0 हो गया तो क्या बचेगा I1Q माइनस ये पुनः 0 हो गया तो I2S और ये कंप्लीट 0 बराबर 0। क्या बचेगा I1Q इज इक्वल्स टू I2S, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में अपन 4 से डिवाइड कर दें, 3 में 4 का भाग दे दें तो क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, और यही क्या होती है, यही होती है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था। वो अपन ने किरचॉफ का नियम यूज करके निकाल ली, तो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज तो हुआ कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के हिसाब से, ये भी वो टॉपिक है मीटर सेतु। क्या है, मीटर सेतु। ठीक है, तो देखो मीटर सेतु के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मीटर सेतु है क्या, पहले बात तो ये कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो ये व्हीटस्टोन सिद्धांत, व्हीटस्टोन जो सेतु है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो आप इस बात को याद रखेंगे कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर काम करेगा, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करेगा। तो उसके सिद्धांत पर काम करा तो फिर उसी उपयोग में लाया जाएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोध का मान पता कर रहे थे, तो मीटर सेतु से भी अपन क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसा है इसकी अपन रचना देखें। ठीक है, तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। ये देखिए मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया आपके सामने, ये मीटर सेतु है। तो मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूं क्या क्या है इसके अंदर। मीटर सेतु में एक
समान परिच्छेद मीन्स अनुप्रस्थ काट क्या होगा उसका समान होगा और उसकी लंबाई होगी 1 मीटर का जो एक तार होगा मिश्र धातु का बना हुआ, जिसको अपन कह सकते हैं या तो आप मैग्नीन धातु ले लेंगे या आप ले लेंगे कॉन्स्टेंटन। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना 1 मीटर लंबा तार, 2 एल आकार की पत्तियों, देखो ये एल आकार की पत्ती है, देखो एल आकार की पत्ती है, इनके मध्य कसा हुआ रहता है। देखो ये रहा ए बिंदु, ये रहा सी बिंदु, तो इन ए व सी के बीच में आपको एक तार दिख रहा होगा, ये 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लंबा। इसके साथ ही एक मीटर पैमाना भी होता है, देखो ये मीटर पैमाना है, ठीक है। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती रेखीय रूप से लगी होती है, देखो ये लगी हुई, ठीक है। अब ये पूरी पत्ती, यहां पर मैंने इसको ए नाम दिया तो ये पूरी पत्ती ए की तरह व्यवहार करेगी, ये डी नाम दिया तो ये पूरी पत्ती डी की तरह व्यवहार करेगी, और ये जो पत्ती है ये सी की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह आपको इसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए, 2 सेतु होना चाहिए, बिल्कुल यहां पे होंगे। देखो ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होगा, जिसमें से अपने अज्ञात प्रतिरोध अपन निकालेंगे, जिसको आर नाम दिया है। डी व सी के बीच में क्या होगा, एक अज्ञात प्रतिरोध जिसका अपने को मान ज्ञात करना है, वो एस लगा होगा, ठीक है। अब सेतु ए और सी के बीच में एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जुड़ी होती है। बिंदु डी से एक धारामापी और एक सर्पी कुंजी, ये भी एक कुंजी है, इसको सर्पी कुंजी कहा जाता है। ये सर्पी कुंजी इसलिए क्योंकि अपन इसको खिसका सकते हैं, जैसे अपने पास पेन है कुछ इसी टाइप की होती है, इसके मान लो यहाँ पे अपन ने वायर जोड़ दिया तो ये वाला भाग अपन उस वायर पर जो तार था अपना मीटर सेतु का जो तार है उस पर अपन इस इधर उधर खिसका सकते हैं, इसलिए इसका नाम है सर्पी कुंजी, ठीक है। इस सर्पी कुंजी का जो अगला भाग है वो अपन तार के जिस भी बिंदु पर अपन संपर्क करवाएंगे वही बिंदु अपना क्या बन जाता है, बी बन जाता है। क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो उस स्थिति में बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी है वो उस तार के प्रतिरोध P को व्यक्त करेगी, और बिंदु बी व सी के बीच की जो दूरी है उसका जो तार का प्रतिरोध है वो Q को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो अपना बन गया मीटर सेतु। कैसे, देखो P ये रहा ए व बी के बीच का, फिर बी व सी के बीच का Q, फिर ए व डी के बीच का R और डी व सी के बीच का S, और 2 सेतु बन गए, ए व सी के बीच का एक सेतु और एक डी व बी के बीच का एक सेतु। तो ये कुछ वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे व्हीटस्टोन सेतु हो। फिर जैसे ही मैं कुंजी के को चालू करता हूं, ये आपका रचना अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अपन कार्य प्रणाली पे चलते हैं कि वर्किंग कैसे होगी, ठीक है। रचना मैंने साथ साथ बोल दी है इसकी कैसी संरचना होगी, और आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही मैं कुंजी के को बंद करता हूं, बंद करने का मतलब ऑन करता हूं, तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर, आई मान की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक कोई भी आर मान का प्रतिरोध अपन यहां से निकाल लेते हैं जो अपने को पता होगा, ठीक है। एक आर मान का प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया। जैसे ही यहां से प्रतिरोध निकाला और इस सर्पी कुंजी को इस तार पर संपर्क करवाया तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होगा। धारामापी की जो सुई है वो अपनी साम्यावस्था से या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ठीक है, एक विक्षेप प्राप्त होगा। अच्छा, उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि अपना परिपथ सही है या नहीं है उसका भी आप जांच कर सकते हो। कैसे करोगे कि जो सर्पी कुंजी है उसको आप एक बार ए सिरे पर संपर्क करवाओ, एक बार सी सिरे पर। यदि दोनों स्थितियों में विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहा है तो अपना परिपथ सही है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कई बिंदु पर संपर्क करवाया, इसमें विक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है, और उस स्थिति में जहां पे भी बिंदु बी मिला वो ये आर को व्यक्त करेगा, ये पी को व्यक्त करेगा, ये क्यू को व्यक्त करेगा। अब संतुलन की स्थिति में इसमें विक्षेप शून्य होना चाहिए, इसका मतलब इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं। जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो ये धारा के मापन को नहीं करेगा, तो विक्षेप शून्य आएगा। तो उसके लिए अपनी सर्पी कुंजी को इधर उधर खिसका के देखते हैं।
जिस तरफ भी इसमें धारामापी में विक्षेप शून्य की तरफ सुई जाती है उस तरफ अपन इसको लेकर चलते हैं और एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जहां पर ये सर्पी कुंजी जब इसको टच करवाएंगे, संपर्क करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे तो धारामापी में विक्षेप क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शून्य। और इस स्थिति में ये जो अपना वीटी जो सेतु है वो सेतु क्या होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। क्या होता है? संतुलन की स्थिति। मान लिया कि वह बिंदु बी ए से एल दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? एल दूरी पर है। आप हमेशा जो संतुलन की दूरी है जहां पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है उस दूरी को बिंदु ए से संतुलन की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन की दूरी कहते हैं। तो ये संतुलन दूरी हमेशा बिंदु ए से मापी जाती है। इस बात का अपन हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तार जो धारामापी का तार था, इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध अपने को पता है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है? मान के चल रहे हैं सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। तो फिर इतनी एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? तो एल लंबाई का प्रतिरोध इसका मतलब ए बी भाग का प्रतिरोध, और ए बी भाग का प्रतिरोध अभी अभी बताया था अपन ने कि उसको अपन P से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? P से। तो वो क्या हो जाएगा? एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा, तो एल लंबाई का कितना? सिग्मा इंटू एल। आई बात समझ में? P। इसी प्रकार इधर वाला जो अपने पास बच गया BC भाग, तो BC भाग का प्रतिरोध क्या होगा? BC भाग का प्रतिरोध क्या होगा? देखो Q से डिनोट किया था अपने उसको, तो Q बराबर है कितनी दूरी बची? टोटल 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर थी मतलब 100 सेंटीमीटर, उसमें से L सेंटीमीटर ये हो गई, तो ये कितनी बच गई? 100 माइनस L। तो सिग्मा इंटू क्या बचेगा? 100 माइनस L। एकांक लंबाई का सिग्मा, तो 100 माइनस एल लंबाई कितना? सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। ठीक है, इस समीकरण में इसका भाग दिया तो P अपॉन Q बराबर क्या मिलेगा? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, L अपॉन 100 माइनस एल। ये समीकरण अपने को मिलती है। लेकिन ये तो मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, तो अपन क्या करें? अपने को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति क्या होती है? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो इस P अपॉन Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? R अपॉन S। तो R अपॉन S लिखोगे तो क्या बनेगा? R अपॉन S इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना था? अज्ञात प्रतिरोध कौन था? S। तो क्या मिलेगा? अतः अज्ञात प्रतिरोध S इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लेंगे 100 माइनस L अपॉन L और गुणा में R। इस प्रकार से आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आएगा और आपको याद भी रखना है। तो देखो इसमें L अपन यहाँ पे मीटर पैमाना लगा होगा, उससे अपन A से दूरी माप लेंगे, L मिल जाएगी। फिर 100 में से L को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस L मिल जाएगा। और R वही प्रतिरोध है जो अपने प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला था। तो इसमें सारे मान अपने को पता है और अपन क्या कर सकते हैं? अज्ञात का प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मीटर सेतु बड़ा ही आसान है। थ्योरी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, डायग्राम याद रखना है और बड़े ही आसानी से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। मीटर सेतु की क्या क्या सीमाएं हैं? देखो, ये जो पत्तियां ली थी ये अपने तांबे से बनी हुई ली थी। किससे ली थी? तांबे से। तो तांबे का प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो होता है, तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो यहां पे अपने उस प्रतिरोध को कहीं भी शामिल नहीं किया, अर्थात अपने उसको क्या माना है? नगण्य माना है। तो यहाँ पे उसका प्रतिरोध है लेकिन अपने उसको नगण्य माना है। इसका मतलब अपना जो लास्ट कैलकुलेशन आएगी, जो अपना रिजल्ट आएगा, उसमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? अपने को त्रुटि मिलेगी। क्या मिलेगी? त्रुटि। तो त्रुटि को कम करने के लिए एक उपाय है अपने पास। क्या करें? ये जो प्रतिरोध बॉक्स हैं और जो अज्ञात प्रतिरोध है इनका स्थान परिवर्तित कर देंगे अपन। S को A व D के बीच में लगा देंगे और R को D व C के बीच में लगा देंगे और पुनः अपन एक नया पाठ्यांक इससे निकाल लेंगे S का, और फिर अपन रिजल्टेंट क्या करेंगे? S निकालेंगे तो दोनों का क्या निकाल लेंगे?
माध्य निकालेंगे। और हमेशा याद रखना, जब अपन माध्य निकालते हैं तो त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। दूसरी इसकी सीमा क्या है कि ये जो सर्पी कुंजी थी, उस सर्पी कुंजी को तार पर ज्यादा नहीं रगड़ना चाहिए या रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपन रगड़ कर खिसकाएंगे तो इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो सकता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो प्रतिरोध निर्भर करता है उसका, इसका मतलब चेंज हो जाएंगे अपने पास मान। ठीक है। तीसरी क्या है कंडीशन कि ज्यादा देर तक इसमें से धारा प्रवाहित नहीं करवानी चाहिए। काम में लें तभी कुंजी को ऑन रखें, अदरवाइज ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि अगर अपन ज्यादा उसको धारा प्रवाहित करवाएंगे तो उसमें आवेशों का प्रवाह से तार का ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ने से भी अपन ने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि प्रतिरोध जो है वो ताप पर भी निर्भर करता है। तो ताप में परिवर्तन होने से उसके प्रतिरोध में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सीमा है वो ये है कि यहां जो इस तार के जो एंड पॉइंट्स हैं ए व सी के पॉइंट, यहां पर भी अपने पास कुछ न कुछ उसका प्रतिरोध होता है। तो इन प्रतिरोधों को अपन लुप्त करें, इनको प्रतिरोध को अपन नगण्य माने, उसके लिए अपने पास एक नया सेतु होता है जिसको नाम अपन देते हैं कैरी-फोस्टर सेतु। क्या नाम देते हैं? कैरी-फोस्टर सेतु। उसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ खास नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। एक नेक्स्ट जो अपनी सीमा है वो क्या है? वो ये है कि जो अपन R का मान ले रहे हैं, जो प्रतिरोध अपन यहां से निकाल रहे हैं, वो मान इतना होना चाहिए कि जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो लगभग अपने को मध्य में प्राप्त हो। जैसे 100 सेंटीमीटर है तो 40 से 60 के बीच में प्राप्त हो, ताकि जो अपना मीटर सेतु है उसकी सुग्राह्यता, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके। क्लियर है? ये आपका था मीटर सेतु। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखें। आज जो टॉपिक्स अपने दोनों ही पढ़े हैं इंपॉर्टेंट हैं। इनसे संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बार बार इनको आप देखें, याद करें, लिखें। ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड यूनिट का, रेगुलरिटी आप इसमें बनाए रखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो भी पीछे वाले क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपके जो डाउट्स थे वो आप पूछ सकते हैं। जो आपने पूछे थे वो मैंने बता दिए। ठीक है। धन्यवाद।